फिर यहां का डायगोनल एलिमेंट आएगा 3 इंटू 8 4 इंटू 6। सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं? यस सर। रो कॉलम, फिर यहाँ रो कॉलम 9 इंटू 1। हाँ यहाँ तो नहीं आ रहा सही यार, रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन में। तो क्वेश्चन में कुछ और बात इंफॉर्मेशन गिवन थी क्या? नहीं सर, ऐसे बस एक नंबर सोच लिया, सपोज a is 1 2 3 4 b is 9 8 7 6। तो नहीं, उस सवाल में तो इस बात का यूज था ना। यस तो उस सवाल के अंदर, एक मिनट रुको, हाँ बिल्कुल इसमें नहीं आ रहा, सही कह रहे हैं आप। एक सेकंड रुको, सवाल में देख लूं। क्वेश्चन नंबर याद है कौन सा था? 3 सर, 3। अपने पार्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का कि पार्ट 2 का? पार्ट 1 का 3। रुको, ए एंड बी नहीं, फाइंड द ऑड टू, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड सेट ऑफ टू मैट्रिक्स ए बी माइनस बी आई आ जाए, यही कह रहे हो ना? हाँ सर। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड रुके। और आर बी, यहां पर जो है इसका रो और कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ कितना निकल के आएगा? यहाँ तो बराबर आएगा ही नहीं एक्चुअली। नहीं सर, नहीं आता है। हाँ लेकिन सर एक चीज है, मतलब ऊपर में 10 ज्यादा है और नीचे में 10 कम है डायगोनल एलिमेंट्स में, मतलब डिफरेंस ऐसे सेम है लेकिन एलिमेंट्स अलग अलग। सेकेंड रो, सेकेंड रो कितना आएगा? 7 इंटू 2 4 इंटू 6। नहीं तो ए बी माइनस बी ए का डायगोनल जो है, हाँ ए बी माइनस बी ए का डायगोनल एलिमेंट का सम कितना आ रहा है? सम 0 आएगा एक्चुअली। सम इक्वल आ रहा है। हाँ सम इक्वल आएगा वो। ओके, कल का जो नोट्स था, एक मिनट रुक जाइए, वो अपन ने फिर गड़बड़ लिख दिया है। सम इक्वल एक्चुअली यही है ना कल के डिस्कशन? अरे बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। ये रहा, ये रहा, ये रहा। नहीं 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 नहीं, वो अपन गलत उसमें बोल गए। इक्वल टू, बट यहाँ पर करेक्शन कर लें। हाँ, बट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए बी एंड बी ए विल बी इक्वल, सम बराबर होगा। ये है, कल जो आपको पीडीएफ मिला था उसमें ये करेक्शन कर लें कि जो उनका सम है डायगोनल एलिमेंट का वो बराबर आएगा। बिल्कुल सही बात, सम बराबर आएगा। सही कह रहे हैं, सम बराबर आएगा। क्या ये बात समझ में आई? बोल दीजिए हाँ। अरे हाँ बोल दीजिए। हेलो, हेलो, यस सर। अरे ऑडियो आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। तो ये करेक्शन कर लें कल के नोट्स में, उनका सम बराबर होता है। क्लियर हो गया सब बच्चों को? बोल दीजिए हाँ। अरे हाँ बोल दीजिए। हाँ चलिए, आज डिस्कशन के लिए क्या दिया था?
आज थ्योरी ना सर। चलो कल कर लेंगे डिस्कशन, थ्योरी आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए एक सेकंड रुक जाएं। तो उसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा सर? हो गया ना, तो ए बी का जो डायगोनल एलिमेंट का सम है और बी ए का डायगोनल एलिमेंट का सम सेम है, बोलो हाँ। हाँ सर। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रेस 0 हो जाएगा, बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ सर। अरे बोल दीजिए बोल दीजिए। तो इधर का ट्रेस 0 आ जाएगा जबकि उधर का ट्रेस n आएगा, बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ भाई ए बी माइनस बी ए की डायगोनल एलिमेंट जोड़ेंगे 0 आ रहा है, और आई के सारे डायगोनल एलिमेंट जोड़ेंगे N आएगा। तो n आ रहा है, बोलो हाँ। हाँ सर। अरे बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ अरे हाँ ये तो कर दिया मैंने। ऑडियो वीडियो व्हाइट बोर्ड तीनों क्लियर है? आपका फोटो बीच में आ रहा है। नहीं अब तो सही आ रहा होगा। नहीं सर। हाँ ऑडियो ऑडियो वीडियो व्हाइट बोर्ड तीनों क्लियर है? यस सर। यस सर। अरे बोल दीजिए। यस सर। चलिए पिछले टर्न पे आइए, थ्योरी आगे बढ़ा देते हैं, थ्योरी थोड़ी दूर तक पढ़ लेते हैं। हाँ क्या वो ए बी और बी ए का कंसेप्ट क्लियर हो गया सब बच्चों को? बोल दीजिए हाँ। यस सर। चलिए अब आ जाइए इधर, चलो आगे बढ़ेंगे। पिछले टर्न पे अपन लोगों ने वेक्टर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी, और अपन लोग कुछ बेसिक ज्योमेट्री वेक्टर की मदद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ फंडामेंटल ज्योमेट्री, कुछ बेसिक ज्योमेट्री हम लोग वेक्टर की मदद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा पहले बताइए, क्या आप लोगों को वेक्टर की शीट मिल गई है? यस सर। यस सर। हाँ वेरी गुड, सर। वेक्टर की शीट मिल चुकी है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब सब बच्चे देखेंगे। तो पिछले टर्न पे अपन लोगों ने हल्का हल्का वेक्टर और एक क्वेश्चन किया था, और 2 3D ज्योमेट्री से आपकी मुलाकात करानी थी। जो 2 3D ज्योमेट्री से आपको मुलाकात करानी थी उसमें एक तो है टेट्राहेड्रन, जिससे हल्की सी मुलाकात करा दी थी कि टेट्राहेड्रन इज नथिंग बट पिरामिड ऑन अ ट्रायंगुलर प्लेन। ट्रायंगुलर प्लेन पर बना हुआ पिरामिड ये कहलाता है टेट्राहेड्रन, बोल दीजिए हाँ। ये रहा, आइए यहां से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। टेट्राहेड्रन को बच्चों अपन समझे पिरामिड ऑन अ ट्रायंगुलर प्लेन, पिरामिड ऑन अ ट्रायंगुलर प्लेन, ये लीजिए। तो पिरामिड ऑन अ ट्रायंगुलर प्लेन क्या बन गया? टेट्राहेड्रन बन गया। इसके अंदर क्या है? 4 ट्रायंगुलर फेसेस हैं, 4 ट्रायंगुलर फेसेस हैं, 6 एजेस हैं और 4 वर्टेक्स हैं। ये बात अपने को समझ में आ गई। पिरामिड ऑन अ ट्रायंगुलर प्लेन ये कहलाएगा टेट्राहेड्रन, 4 ट्रायंगुलर फेस। अगर इसका नामकरण करना चाहें तो एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डी। क्या ये समझ में आया? बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। बीच में एक बार हाँ बोलते रहे तो ऐसा लगे कि भाई आप लोग जिंदा हैं। अच्छा अब आइए टेट्राहेड्रन पर बेस्ड 2 बेहतरीन सवाल करवा रहा हूं, और ये 2 सवाल टेट्राहेड्रन की 2 बेहतरीन प्रॉपर्टीज को भी कवर करेगा। सवाल करने से पहले टेट्राहेड्रन के अंदर एक छोटी सी बात और समझेंगे, ए बी सी और डी। टेट्राहेड्रन के अंदर एक तो समझना है पेयर ऑफ अपोजिट एजेस। क्या मतलब है पेयर ऑफ अपोजिट एजेस का? पेयर ऑफ अपोजिट एजेस का मतलब होता है एजेस विद नो वर्टेक्स इन कॉमन। ऐसी एजेस जिनके बीच में कोई वर्टेक्स कॉमन ना हो, एजेस विद नो वर्टेक्स इन कॉमन। ऐसी एजेस जिनके बीच में कोई भी वर्टेक्स कॉमन ना हो। जैसे अब 6 एजेस हैं तो कितने पेयर बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे?
तीन जोड़े बनेंगे। तो ए बी के अपोजिट कौन सी हो गई? सी डी। देखो चार लेटर हैं, ए बी सी डी, दो लेटर एक साइड, दो लेटर एक साइड। ए सी के अपोजिट कौन सी हो गई? बी डी। और ए डी के अपोजिट कौन सी हो गई? बी सी। ये आपस में कहलाती हैं पेयर ऑफ अपोजिट एजेस। बोल दीजिए हाँ। इसके बाद इसके अंदर एक और होता है वर्टेक्स एंड अपोजिट फेस। वर्टेक्स का अपोजिट फेस। देखो चार वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी, बहुत आसान है, चार लेटर हैं। अगर एक लेटर वर्टेक्स है तो बाकी तीन लेटर से बना हुआ फेस अपोजिट फेस। तो ए के अपोजिट फेस बी सी डी, बी के अपोजिट फेस ए सी डी, सी के अपोजिट फेस ए बी डी, और डी के अपोजिट फेस ए बी सी। ये दो चीजें अपने को समझ में अच्छे से आनी चाहिए। पेयर ऑफ अपोजिट एजेस क्या है और वर्टेक्स और उसका अपोजिट फेस क्या है। क्या ये समझ में आया? ओके। अब हम इस छोटी सी बात पर बेस दो बेहतरीन सवाल लगाएंगे। पहले आप इन दोनों सवालों को देखें। पहला एक छोटा सा क्वेश्चन कहता है कि ये प्रॉपर्टीज याद भी रखनी है। शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग vertex to centroid of opposite face so that the line joining vertex are concurrent। कुल मिला के साबित करना है कि वर्टेक्स को अपोजिट फेस से जोड़ने वाली लाइनें आपस में कॉन्करेंट होंगी। एक बार फिर से मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं या जैसे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, आपको जैसे ही कोई स्टेप पे डाउट आए हाथों हाथ टोक के पूछना है। पूरे सॉल्यूशन करने का वेट नहीं करना है। यकीन माने मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। कुछ बच्चे इस बात का वेट करते हैं कि पहले देखें गुरुजी कर पाते हैं कि नहीं। जब उनको यकीन हो जाता है कि हाँ टीचर ने कर लिया तब पूछते हैं। उसमें क्या होता है, फिर समझाने में दोबारा से बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। आपको जहां पर भी डाउट है आप डायरेक्ट हाथों हाथ पूछिए। हमको साबित करना है कि वर्टेक्स को अपोजिट फेस के सेंट्रॉइड से जोड़ने वाली लाइनें आपस में कॉन्करेंट होती हैं। चलिए एक बड़ा सा टेट्राहेड्रन बना लेते हैं। ये लीजिए, ए बी सी डी। ये लीजिए, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, और डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर। ये हमारे पास निकल के आ जाता है। अब सब बच्चे ध्यान देंगे जो बात मैं कहने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ए को हम जोड़ेंगे, ए को किससे जोड़ रहे हैं? ए वेक्टर को हम जोड़ते हैं अपोजिट फेस के सेंट्रॉइड से। तो बी सी डी के अगर सेंट्रॉइड से जोड़ेंगे तो ए जुड़ेगा बी प्लस सी प्लस डी बाई 3 से। बोल दीजिए हाँ। यस सर। यस सर। ऐसे ही आगे अगर देखें तो बी जो हमारा बी जुड़ेगा ए सी डी, ए प्लस सी प्लस डी बाई 3 से। यस बोल दीजिए हाँ। यस सर। ऐसे ही हमारा सी जुड़ेगा ए प्लस बी प्लस डी बाई 3 से, और ऐसे ही हमारा डी जुड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 से। आइए इनको अलग अलग रंग से बनाएं। कौन सा रंग लें? नीला ले लेते। हमको दिखाना है कि ये चार के चारों जो हैं कॉन्करेंट हैं। कॉन्करेंट का मतलब चार के चारों एक ही पॉइंट से निकलते हैं। बोल दीजिए हाँ। यस सर। यस सर। ये चार लाइनें हैं जिनके एंड पॉइंट मैंने लिख दिए हैं।
आप हर लाइन पर एक पॉइंट कंसिडर करें जो उसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। हर लाइन पर एक पॉइंट कंसिडर करें जो कि उसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। चाहे पहली लाइन पर कंसिडर करें, चाहे दूसरी लाइन पर कंसिडर करें, चाहे तीसरी लाइन पर कंसिडर करें, चाहे चौथी लाइन पर कंसिडर करें, चार की चारों लाइनों पर एक पॉइंट कंसिडर करें जो कि उनको 3:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। आपकी आंखें भर आएंगी कि ये पॉइंट निकल के आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4। इसका मतलब हो गया दैट इज ऑल 4 लाइन्स आर कॉन्करेंट एट a plus b plus c plus d by 4, and this point divides, अरे गड़बड़ हो गया, and this point divides every line सर a प्लस b प्लस c प्लस d बाई 3 होगा कि 4 होगा? तुम ही बताओ इन द रेश। एक जगह पे 4। 4 ही होगा ना? सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लिखो आप आप नीचे। 3 लिख दिए सर। कहाँ पर? नीचे ऐसा स्टेटमेंट दिखा 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 4। तो अब चूंकि अपन ने वेक्टर में ज्यादा नहीं पढ़ा था तो मैंने ये दिखा दिया कि एक ऐसा पॉइंट है जो चारों लाइनों पर लाई करता है। जैसे ही मैंने ऐसा दिखाया कि एक ऐसा पॉइंट चारों लाइनों पर लाई करता है तो साबित हो गया कि चारों की चारों लाइनें इस पॉइंट पे कॉन्करेंट है। और ये जो विशेष पॉइंट है, ये जो खास पॉइंट है, ये जो गजब का पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन। क्लियर हुआ? बोल दीजिए हाँ। यस सर। कॉपी करें कट से, शुरू से कॉपी कर ले, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। वेक्टर की शीट आ गई है। यस सर। वेक्टर की शीट आप लोगों को मिल चुकी है लेटेस्ट। यस सर। सेक्शन ए में कितने सवाल हैं? 6 सर। A1 से A6 तक। यस सर। ठीक है, ठीक है, कर लिया कॉपी, ऊपर सरकाएं। यस सर। जल्दी यहां तक कॉपी करें। बिल्कुल जा रहा है। हाँ, ऊपर सरकाऊं। यस। बता दीजिए।
सर नीचे कीजिए। कॉपी कर लें। नीचे कीजिए। कॉपी कर लें। हो गया सर। हाँ, कर लिया मेरे बच्चे। नहीं सर। जल्दी छापे मेरे बच्चे। रुको जरा। आगे बढ़े। अरे ऑडियो नहीं आ रहा। नेट सही चल रहा है? बढ़िए सर। हाँ सर बढ़िए। यस सर, आगे बढ़िए। चलिए। ये प्रॉपर्टी भी है, ध्यान भी रखना है। सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। और सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन की प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि डिवाइड द लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू सेंट्रोइड ऑफ अपोजिट फेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ऐसी एक और प्रॉपर्टी ध्यान रखने योग्य। क्वेश्चन कहता है शो दैट द लाइन्स जॉइनिंग midpoint of pair of opposite edges in tetrahedron are concurrent। एक और छोटी सी चीज यहां पर है कि टेट्राहेड्रन में ये आ गया ए बी सर 1 मिनट दीजिए। सी। इसमें क्या 1 मिनट, अभी तो मैं सवाल कर ही रहा हूं। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर। क्या कह दिया क्वेश्चन पूछने वाले ने? पेयर ऑफ अपोजिट एजेस के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन।
एडी के अपोजिट कौन है? बीसी। यानी कौन कौन जुड़ रहा है? ए प्लस बी बाई टू जुड़ेगा बी प्लस सी बाई टू से। बोलो हाँ। यस सर। ए प्लस डी सर। ए प्लस डी, यस सर। हाँ, अभी तो पाप हो जाता ए प्लस डी। क्लियर हुआ? बोल दीजिए हाँ। यस सर। वेरी गुड। बी डी जुड़ेगा एसी से, यानी यहां पर निकल के आएगा बी प्लस डी बाई टू विल गेट कनेक्टेड टू ए प्लस सी बाई टू। उसी प्रकार से डी सी जुड़ेगा ए बी से। ये लीजिए, तो हमको दिखाना है कि तीनों के तीनों कौन करंट। तो यहां ए प्लस बी बाई टू जुड़ रहा है ए प्लस बी किससे? सी प्लस डी से। सर ए प्लस डी सर। कहां पर? नहीं, अब तो सही है ना? ए प्लस ए बी सी डी, ए सी बी डी, ए बी बी डी सी। ठीक है, ये आ गया तीनों लाइनें। अब हमको दिखानी है कि तीन की तीनों लाइनें कौन करंट हैं। इस बार आप क्या करिए, तीन के तीनों लाइनों का मिड पॉइंट निकालिए। आप देखेंगे कि ये जो मिड पॉइंट सबका यही निकल के आता है। ओ, ऑल दीज लाइन्स आर कॉनकरेंट एट सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन। ये सारी लाइनें सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन पे कॉनकरेंट है, और सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन इन लाइनों का क्या है? मिड पॉइंट। क्या ये समझ में आया? बोल दीजिए हाँ। यस सर। रेशियो कैसे पता कर रहे हैं? पता नहीं कर रहे हैं। देखो यहां भी डिवाइड बाई टू है, यहां भी डिवाइड बाई टू है, तो 2 का रेशियो कितना हो गया? 1:1। पिछले क्वेश्चन को देखो, यहां डिवाइड बाय 1 है, यहां डिवाइड बाय 3 है, तो किस रेशियो? 3:1। ऐसे कॉपी करिए। ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। हाँ, कॉपी कर लिया मेरे बच्चे? सर नीचे करिए। हाँ, कर लिया कॉपी मेरे बच्चे? यस सर। यस सर। बढ़े आगे मेरे बच्चे। यस सर। टेट्राहेड्रन को थोड़ा देख लिया, और टेट्राहेड्रन की कुछ प्रॉपर्टी भी देख ली। टेट्राहेड्रन को देख लिया और टेट्राहेड्रन की प्रॉपर्टी भी देख ली। अब एक और 3D ज्योमेट्री, एक और इंपॉर्टेंट 3D ज्योमेट्री अब अपन पढ़ने जा रहे हैं। 1 मिनट।
हाँ, अब आ जाओ। दो इंपॉर्टेंट 3D ज्योमेट्री अपन को पढ़नी थी, उसमें से एक अपन ने पढ़ ली, टेट्राहेड्रन। दूसरी इंपॉर्टेंट 3D ज्योमेट्री है पैरेललोपाइड। ये दूसरी इंपॉर्टेंट 3D ज्योमेट्री है जो कि है पैरेललोपाइड। आइए पैरेललोपाइड के बारे में देखें। क्यूबॉइड देखा है सब बच्चों ने, बोलो हाँ। Yes, sir. यस, तो पैरेललोपाइड is a cuboid whose all faces are parallelogram, जिसके सारे फेस रेक्टेंगल या स्क्वायर होने के बजाय पैरेललोग्राम हो जाए। इसको बनाना बहुत आसान है। ऐसे एक पैरेललोग्राम बनाएं, दूसरा पैरेललोग्राम बनाएं, एज टू एज जोड़ दें, एज टू एज जोड़ दें, ये बन गया पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड समझें, यानी क्यूब और क्यूबॉइड स्पेशल केस ऑफ पैरेललोपाइड कहे जा सकते हैं। दैट इज क्यूब एंड क्यूबॉइड आर स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोपाइड। ये पैरेललोपाइड के स्पेशल केस हैं, जब पैरेललोग्राम न रह के रेक्टेंगल या स्क्वायर बन जाए। ये है पैरेललोपाइड। ध्यान रखना कि पैरेललोपाइड में सारे के सारे फेसेस पैरेललोग्राम होते हैं। ऑल द फेसेस आर पैरेललोग्राम। आइए इसके अंदर कितने फेसेस हैं? सिक्स। हाँ, चलो गिना आपने। 6 फेसेस हैं। कितने एजेस हैं? 12 12 एजेस हैं। कितने वर्टेक्स हैं? 8 8। चलिए 8 वर्टेक्स। ये आ गया। ये हो गया पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड में आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले सिखाना पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आइए पैरेललोपाइड में आगे बढ़ने के लिए, पैरेललोपाइड को आगे समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आइए हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की। देखो ये है पैरेललोग्राम। अगर अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को मैं 2 तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके समझना है। अगर ये वाला लाइन वेक्टर ए वेक्टर है और ये वाली लाइन वेक्टर बी वेक्टर है, तो ये वाला जो डायगोनल निकल के आएगा यही डायगोनल होगा ए प्लस बी वेक्टर, और ये वाला जो डायगोनल निकल के आएगा यही डायगोनल होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यही कहता है कि अगर पैरेललोग्राम की 2 साइड्स वेक्टर हैं तो उनका जो डायगोनल उन दोनों साइड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलेगा वही उनका सम होगा। फिर सुने, बहुत ध्यान सुने। पैरेललोग्राम की 2 साइड अगर वेक्टर हैं तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाला डायगोनल ही उन वेक्टर का सम होता है। यही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इफ 2 sides of a parallelogram are vectors, then the diagonal emerging from their intersection point is their sum। डायगोनल जो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से मर्ज करेगा वह उनका सम होगा। क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन समझ में आया? बोल दीजिए हाँ। सर अपोजिट साइड में रहेगा दोनों, फिर भी यही होगा। अपोजिट साइड में रहेगा तो इंटरसेक्ट कहां से करेगा?
नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ गया सर। तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम ऐसी बात मत क्या करो यार। बाकी बच्चों की बात ठीक है, तुम्हारे कंधों पे देश का भविष्य है, तुम भविष्य से खेल रहे हो। तुमको देख के लोग जी रहे हैं, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अच्छा, इसी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को देखने का एक और तरीका हो सकता है। देखिए ध्यान से, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये आपका ए प्लस बी वेक्टर है। बोल दीजिए हाँ। यस सर। जब मैं कह रहा हूं ये ए वेक्टर है, यानी ये लाइन वेक्टर है, यानी फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन ले लूं तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट ए वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल ए वेक्टर आएगा। बोल दीजिए हाँ। Yes, sir. और ऑटोमेटिकली ये पॉइंट बी वेक्टर हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली ये पॉइंट ए प्लस बी हो जाएगा। बोल दीजिए हाँ। हाँ। थोड़ा थोड़ा बोले, थोड़ा सा बोला करें, मतलब आप लोग तो ऐसे चुप बैठे हैं, शादी हो गई है आपकी, बीवी बगल में खड़ी हो। फिर सुने, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो यही ए प्लस बी है। बोल दीजिए हाँ। यस सर। अब खेला देखिए, अगर इस पॉइंट को मैं कोई सी वेक्टर ले लूं तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट ए प्लस सी हो जाएगा। बोल दीजिए हाँ। Yes, sir. यस और ऑटोमेटिकली ये पॉइंट बी प्लस सी हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली ये पॉइंट ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यू समझ जाइए कि अगर कोई लाइन वेक्टर गिवन है और आपने उसका कोई, मान लो लाइन वेक्टर कोई ए गिवन है, और आपने उसका स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ही एज्यूम किया, आपको एंडिंग पॉइंट मिला। बोल दीजिए हाँ। Yes, sir. यस सर। बोल नहीं रहे हैं आज, बोल नहीं रहे हैं आज। Yes, sir. बीवी ने डांटा क्या? दुखी मत होइए, मुझे डेली डांट पड़ती है। ये है Yes, sir. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। कॉपी करें तो मैं पैरेलल पेपर दोबारा लौट के आऊं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊं। कॉपी कर लीजिए। आप लोग तो अभी से चुप रहने की ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या बताएं। आप ही तो बोले हैं सर। हाँ, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। यस सर, ऊपर सरका दीजिए। हम्म, कॉपी करें। यस सर, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। कॉपी कर लें खट से।
गया सर। सर वो वाला समझ में नहीं आ रहा है। ये जो a प्लस सी और b प्लस सी है तो उसका पैरेलल सम इसका a प्लस b प्लस सी बनेगा कि a प्लस b प्लस 2c बनेगा? मेरे बच्चे, भोलापन, सादगी जमीन से जुड़ा हुआ तुम्हारे लिए ही है। ये वेक्टर a प्लस बी है, बोलो हाँ। हाँ। मान लो इसको इनिशियल वेक्टर कहते हो, मान लो इसको फाइनल वेक्टर कहते हो मेरे बच्चे, तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर ही a प्लस बी होगा, बोलो हाँ। हाँ। तो फाइनल वेक्टर मेरे बच्चे a प्लस बी प्लस आई वेक्टर होगा, बोलो हाँ। हाँ। और i वेक्टर c वेक्टर। अरे समझ अरे गया। अरे बस बच्चे बस, तुम ही भारत की ओर से चांद पे पहला कदम रखोगे। क्या ये क्लियर है? सब बच्चों को बोल दीजिए हाँ। यस सर। हमारा बैच महान विभूतियों से भरा पड़ा है। यस सर। कौन कब कहां क्या कर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए, ये मैंने थोड़ा सा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आपको समझाया, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में मैंने ये भी समझाया कि अलग अलग पॉइंट्स को मानने से क्या होता है। इसके अंदर मैं और भी बहुत बारीक बातें कह सकता हूं, लेकिन अब भी इतना बारीक आप देख नहीं पाएंगे। वापस से अपने पैरेललोपाइप्ड पर लौट आते हैं। अब आइए पैरेललोपाइप्ड के बारे में बात करते हैं पुनः। पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड की ज्योमेट्री समझी जैसे हमने टेट्राहेड्रन की ज्योमेट्री समझी, और टेट्राहेड्रन की ज्योमेट्री समझ के उसकी दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी देखी, वैसे ही हम लोगों ने पैरेललोपाइप्ड की ज्योमेट्री समझ ली। अब पैरेललोपाइप्ड की ज्योमेट्री समझ ली तो उसकी ज्योमेट्री से जुड़े हुए एक खास राज आज खोलेंगे। पैरेललोपाइप बनाना बहुत ज्यादा आसान है मेरे बच्चे। एक पैरेललोग्राम बनाएं, एक और पैरेललोग्राम बनाएं, वर्टेक्स टू वर्टेक्स जोड़ दें। ये हरकत हम लोग फर्स्ट क्लास में किया करते थे 3D डायग्राम बनाने के लिए। आप लोग नर्सरी में किया करते, कि आपकी बात अलग है, मैं आप लोगों की बराबरी नहीं कर सकता। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं। अब ओरिजिन से तीन एजेस निकल रहे हैं। अगर आप किसी भी वर्टेक्स से देखें तो हर वर्टेक्स से 3 एजेस निकल रहे हैं, बोल दीजिए हाँ। फ्रॉम एवरी वर्टेक्स 3 एजेस are emerging. These are known as coterminous edges. इनका नाम है कोटर्मिनस एजेस। अच्छा, इतना ही नहीं, टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन के भी हर वर्टेक्स से 3 एज निकल रही हैं, बोल दीजिए हाँ। पैरेललोपाइप्ड के भी हर वर्टेक्स से 3 एज निकल रही हैं। ऐसी एजेस को कोटर्मिनस एजेस कहा जाता है। यानी टेट्राहेड्रन में भी जो एक ही वर्टेक्स से 3 एज निकल रही हैं वो कोटर्मिनस एज कहलाएंगी, और पैरेललोपाइप्ड में भी जो एक ही वर्टेक्स से 3 एज निकल रही हैं वह भी कोटर्मिनस एजेस कहलाएंगी, बोल दीजिए हाँ। यस। अब यहां से एक कोटर्मिनस एज ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर और इसको सी वेक्टर ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। ऐसे ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। डायरेक्शन ऐसे इस ओर ले लेते हैं। ये लीजिए, अब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लिखेंगे मेरे बच्चे। ही नीचे वाला पैरेललोग्राम देखें तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए प्लस बी, बोलो हाँ। हाँ सर। यस सर। पीछे वाला पैरेललोग्राम देखें तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी प्लस सी, बोलो हाँ। हाँ सर। इधर वाला पैरेललोग्राम देखें तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए प्लस सी, बोलो हाँ। सर। यस सर।
और इस पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे? इधर देखिए, इधर देखिए, ये माउस हिलता हुआ दिख रहा है सब बच्चों को? ये डंडी दिख रही है? यस सर। ये डंडी दिख रही है? बताओ डंडी कहां पर है अभी? ए प्लस बी ए प्लस अब कहां पर है डंडी? ए प्लस सी ए प्लस सी। बस मेरे बच्चे, बस आंसू पोंछ लो, आंसू पोंछ लो। यस सर। अब सोचिए ओरिजिन है और आपको ओरिजिन से यहां तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे? ए वेक्टर चलें, फिर बी वेक्टर चलें, फिर सी वेक्टर चलें। पहले ए वेक्टर के पैरेलल चलें तो यहां पहुंच जाएंगे, फिर यहां खड़े होकर बी वेक्टर के पैरेलल चले, यहां पहुंच जाएंगे, यहां खड़े होकर सी वेक्टर के पैरेलल चले, यहां पहुंच जाएंगे। यानी ये पॉइंट आ गया। बोल दीजिए हाँ। केवल 3 लेटर का यूज करके पैरेललोपिपेड के सभी वर्टेक्स का नामकरण किया जा सकता है। बोल दीजिए हाँ। यस सर। बोल नहीं रहे हैं आज, क्या बात है? कोई बात नहीं है सर। ना थोड़ा थोड़ा बोल दिया करें, ऐसे कौन डरने की बात है? अब कौन शादी हो गई है? चलिए, अब इसके अंदर एक शब्द आता है डायगोनल। अब डायगोनल को सब बच्चे देखेंगे। देखिए डायगोनल जो है फेस पर भी बन सकता है, और यही डायगोनल बॉडी के अंदर भी बन सकता है। लेकिन जब भी शब्द डायगोनल बोला जाएगा उसका मतलब हमेशा बॉडी डायगोनल होगा। अच्छा, तो उसका मतलब हमेशा बॉडी डायगोनल होगा। अगर किसी को फेस डायगोनल बोलना है तो वो अलग से इस बात को बोलेगा। ध्यान रखना, डायगोनल, रुको रुको एक बार होल्ड करें। हाँ, हाँ, अब आ जाइए। ध्यान रखना, डायगोनल शब्द का मतलब, डायगोनल शब्द का मतलब हमेशा बॉडी डायगोनल ही होगा, यानी उसकी बॉडी के अंदर वाला डायगोनल। अगर किसी को फेस डायगोनल बोलना है तो अलग से शब्द इस्तेमाल करेगा, फेस डायगोनल, यानी फेस के ऊपर बना हुआ डायगोनल। अगर कहीं पर केवल शब्द है डायगोनल तो उसका मतलब क्या होगा? बॉडी डायगोनल। ये पैरेललोपिपेड के लिए नहीं, किसी भी 3D ज्योमेट्री के लिए, कोई भी स्पेस के अंदर जो ज्योमेट्री है, कोई भी 3D ज्योमेट्री के लिए डायगोनल शब्द का मतलब हमेशा बॉडी डायगोनल होगा। अगर फेस डायगोनल की बात करनी है तो अलग से वो एक्सप्लिसिटली शब्द यूज करेगा, फेस डायगोनल। क्या ये समझ में आया? बोल दीजिए हाँ। यस सर। जरा बताइए कितने बॉडी डायगोनल होंगे? 4 बॉडी डायगोनल होंगे। 4। देखो एक बच्चे ने 1, किसने 1 जवाब दिया था? कोई बात नहीं, 4 बॉडी डायगोनल होंगे। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में एक दीवार के 4 कोने और पिछले वाली दीवार के 4 कोने, तो इधर इस कोने को इधर नीचे के कोने से जोड़ें, एक बॉडी डायगोनल। फिर इधर के कोने को इधर के कोने को जोड़ें, दूसरा बॉडी डायगोनल। फिर इधर नीचे के कोने को इधर जोड़ें, तीसरा बॉडी डायगोनल। और इधर के नीचे को इधर जोड़ें, चतुर्थ बॉडी डायगोनल। 4 बॉडी डायगोनल आएंगे। देखिए ध्यान से कैसे मैं बनाता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया। डायग्राम बनाने में तो, अरे यार गलत हो गया है, इसको दोबारा बनाओ। सही था सर। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बॉडी डायगोनल होंगे। कितने बॉडी डायगोनल होंगे? 4 बॉडी डायगोनल होंगे। 4, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बॉडी डायगोनल। बोल दीजिए हाँ। यस सर। बॉडी डायगोनल याद करना बहुत आसान है। इधर देखो 4 बॉडी डायगोनल है। मैं आपको बताता हूं
4 लेटर का इस्तेमाल किया गया है, ओ, ए, बी और सी। एक लेटर एक साइड, बाकी तीनों का सम एक साइड। जब ओरिजिन है तो ये जुड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी से, ए है तो ये जुड़ेगा बी प्लस सी प्लस ओरिजिन से, तो प्लस 0 नहीं लिखते हैं। बी जुड़ेगा ए प्लस सी से और सी जुड़ता है ए प्लस बी से। बॉडी डायगोनल के एंड पॉइंट याद रखने हैं। 4 लेटर है ओ ए बी सी, वो एक साइड लिख दो, बाकी तीनों का सम एक साइड लिख दो। यहां पर चित्र में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चारों के चारों बॉडी डायगोनल कॉन्करेंट हैं, और ये सच भी है। अगर इन चारों का आप मिड पॉइंट निकालें तो सबका जो मिड पॉइंट निकल के आएगा वो एक ही निकल के आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। इसका और ये पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ पैरेललोपाइप्ड, दैट इज all body diagonals are concurrent at center of parallelopiped। और ये जो सेंटर ऑफ पैरेललोपाइप्ड है, ये हर बॉडी डायगोनल का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। यहां पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ए प्लस बी प्लस सी का मतलब हुआ एक एज, 2 एज, 3 एज, 3 को टर्मिनस एजेस का सम बाई 3। इस चीज को देखना ध्यान से। सी इज सम ऑफ 3 को टर्मिनस एजेस डिवाइडेड बाई 3। क्या ये पैरेललोपाइप्ड की बॉडी डायगोनल के एंड पॉइंट समझ में आए? बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। यस सर। और ये प्रॉपर्टी समझ में आई? बोल दीजिए हाँ। यस सर। कॉपी करें। सर हाँ बोलिए। सर ये पैरेललोग्राम की जगह अगर रोम्बस से बनाए तो? और तेज बोलो मेरे बच्चे, आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच नहीं रही है। सर अगर रोम्बस से बनाए तो भी चलेगा। क्या रोम्बस एक पैरेललोग्राम है? बोलो जी हाँ। गुरुजी। यस तो सर। बस पैरेललोग्राम में तो सब आ गया, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सब। तो सर इसका मैग्नीट्यूड देखे तो उसमें मैग्नीट्यूड मतलब किस चीज का मैग्नीट्यूड? सर वेक्टर ए और वेक्टर सी का। भाई अगर हर फेस रोम्बस होगी तो हर फेस रोम्बस कह रहे हो ना तुम? यस सर। तो ए और सी बराबर हो जाएंगे। अब नीचे वाले को रोम्बस करोगे तो ए और बी बराबर हो जाएंगे, तो ए बी सी तीनों बराबर हो जाएंगे। तो जबरदस्ती उस रोम्बस से कोशिश करोगे तो क्यूब बन जाएगा। बोल दीजिए। हाँ सर। मेरे बच्चे कॉपी करो। बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, बहुत इंटेलिजेंट। सर लाइन वेक्टर में प्रॉब्लम हो रहा है सर। हाँ, लाइन वेक्टर में क्या दिक्कत है बताओ? सर वो जैसे कि वो a प्लस बी जो है ना लिखा हुआ,
उसका धीरे धीरे ये सब भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। सबसे पहले तुम, यही तो कंसेप्ट है, भूल जाओ। ये पॉइंट के बगल में अगर ए वेक्टर लिखा है, किसी पॉइंट के बगल में ए प्लस बी लिखा है, तो इसका मतलब वह उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। अब वेक्टर तो गुरुजी चिल्ला रहे थे, लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट, या पॉइंट के बगल में लिख के बैठ गए हैं, गजब मजा ले रहे हैं। कहाँ है ये वेक्टर? वो एमडीएच का ऐड आता है ना, स्वाद कहाँ है, चाट मसाला यहाँ है। कहाँ है ये वेक्टर? कहाँ है ए प्लस बी वेक्टर? ओरिजिन से। तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, फिजिक्स के सर ने समझाया होगा। कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स में करने के पहले सबसे पहली चीज क्या होती है? रेफरेंस फ्रेम, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम के बदलते ही गेम ही बदल जाएगा। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल, सब सिखाया गया होगा। ऑब्जर्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन द थिंग टू बी ऑब्जर्व्ड। इसीलिए भक्त भगवान से बड़ा होता है, क्योंकि भक्त ऑब्जर्वर है, तो वो उसका फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान तो अपनी जगह है ही। अब सुनो ध्यान से, कहां है ए वेक्टर? ये है ए वेक्टर। अब बार बार अगर आप पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो डायग्राम गंदा हो जाता है। मैं बताता हूं कैसे। ये ट्रायंगल है, अब ये तीनों वर्टेक्स हैं, तो मैं हर बार कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, हर बार एक्स वाई जेड लिखूं, फिर हर बार ऐसे डंडी खींचूं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ट्रायंगल भी टेट्राहेड्रन की तरह नजर आएगा। उससे हम क्या करते हैं, बार बार ओरिजिन नहीं बनाते, हम ट्रायंगल बनाते हैं और बोलते हैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर। देखने में भी सुंदर है। सुंदरता का जीवन में सबसे ज्यादा महत्व है, ध्यान रखें। ब्यूटीफुलनेस का वेटेज सबसे मैक्सिमम है, यूं समझ लीजिए आप। तो दिखने में ब्यूटीफुल है। और कहां है वेक्टर? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर, ओरिजिन से इस पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर है वेक्टर। क्या आपको पोजीशन वेक्टर समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। अब सुने ध्यान से, अब किसी भी दो पोजीशन वेक्टर को जोड़ दो तो ये बनता है लाइन वेक्टर। लाइन वेक्टर हमेशा, भाई लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने बिंदु चाहिए? 2। बस मेरे बच्चे, बस 2 को जोड़ के लाइन वेक्टर बनता है। अब मान लो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, तो इस लाइन वेक्टर को आप बोलोगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। लाइन वेक्टर के ऊपर, अगर लाइन के ऊपर वेक्टर लिखा है तो इसका क्लियरली मतलब है फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। लाइन के बगल में लिखा हुआ वेक्टर फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये होता है। क्या ये समझ में आया? यस सर। हाँ सर। क्या आपको लाइन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर क्लियर है? यस सर। देखो हर वेक्टर ही लाइन वेक्टर है, क्योंकि ए वेक्टर भी लाइन ही है, लेकिन हम जिस डायग्राम के रेफरेंस दे रहे हैं उसमें ए इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, जिसको हम पॉइंट वेक्टर कहते हैं। बोलो हाँ। और उस डायग्राम का जो एज है, उस डायग्राम के वर्टेक्स के लिए हम पॉइंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यूज करते हैं, और उस डायग्राम के एज के लिए हम लाइन वेक्टर यूज करते हैं, और उस डायग्राम के एरिया के लिए एरिया वेक्टर यूज करते हैं। इसके ऊपर कुछ होता ही नहीं है, कि वॉल्यूम वेक्टर हो ही नहीं सकता। वॉल्यूम वेक्टर होता तो भाई साहब आधी रिलेटिविटी थ्योरी गलत हो जाती। खैर जाने दीजिए, बस यहीं पर आके वेक्टर खत्म हो जाता है। पॉइंट का वेक्टर, लाइन का वेक्टर और एरिया का वेक्टर, इसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं होता। जैसे आपने एरिया वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट किया, ब्रह्मांड डिफाइन हो जाता है। क्या समझ में आया? यस सर। चलिए इसको मिटा देते हैं। जबरदस्त है मैथ और यूनिवर्स, बहुत क्लोज है।
हाँ, तो ये छोटी सी बात सब बच्चों ने नोट कर ली, और पॉइंट वेक्टर लाइन वेक्टर समझ लिया, बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। अरे आगे बढ़े कि यहीं छोड़ दें, आगे बढ़े। सर आगे बढ़िए। अब मैं आपको एक और गजब की चीज सिखाने जा रहा हूं प्रकांड छात्रों, सुनो ध्यान से। अब अपन जो है ज्योमेट्री में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, पहले ज्योमेट्री में खेल रहे हैं अपन, पहले ज्योमेट्री में, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अब मैं आपको पॉइंट से खेलना सीख लिया, और अब तक मैंने आपको एक टेट्राहेड्रन सिखाया, एक पैरेललोपिपेड सिखाया, उसको ज्योमेट्री वोमेट्री देखी, और अब तक हमने कुछ नहीं किया, बस सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला लगाते रहे। लेकिन सेक्शन फार्मूला से भी भाई, जब अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले पॉइंट और सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं प्रकांड छात्रों, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D इन वेक्टर फॉर्म। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं वैसे ही समझना है। लाइन की इक्वेशन 3D में मतलब 2D वूडी सब आ गया। लाइन की इक्वेशन लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं, वहां पर 8 अलग अलग तरीके थे, यहां 2 ही तरीके हैं। एक है 2 पॉइंट फॉर्म और दूसरा है पॉइंट स्लोप फॉर्म। लाइन की इक्वेशन लिखने के सिर्फ 2 तरीके हैं, एक है 2 पॉइंट फॉर्म और दूसरा है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ध्यान से सुनना है, कोई भी डाउट आए प्लीज बीच में टोक के पूछें। मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं, लेकिन वेक्टर चैप्टर में मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का, जैसे वेक्टर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, है ना। वैसे तो सभी चैप्टर में आप लोगों का अलाउड है, लेकिन इन चैप्टर में मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि इसमें अगर आप एक पॉइंट मिस करते हैं तो क्या आगे का पूरा सीढ़ी गिर जाती है। तो इसलिए आपको कोई बात नहीं समझ में, आप पूछें, बड़े समझ लें, पूछेंगे मैं बताऊंगा, आपको आ जाएगा। ऐसे कोई इतने आप लोग इतने बुद्धू भी नहीं है कि ना बताने पर ना समझ में आए, ठीक है। अब सुनो, तो लाइन की इक्वेशन हम 3D में लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। अभी सब वेक्टर वेक्टर, तो भैया 2 पॉइंट फॉर्म और पॉइंट स्लोप फॉर्म, नाम से समझ गए। 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए जाएंगे। अब 2 पॉइंट दिए जाएंगे यानी 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए जाएंगे। आपसे बोला जाएगा एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालिए जिस पर 2 पॉइंट लाई करते हैं, जिनमें एक का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरे का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर। एक का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरे का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। अब सुनेंगे ध्यान से। इसके पहले कि मैं आपको यह समझाऊं, 2 सेकंड में आपका फालतू खर्चा करूंगा। बताइए x + 2y = 3 ये किसकी इक्वेशन है? लाइन। स्ट्रेट लाइन। हाँ, आपको एक्चुअली, आप लोग तो 12th पास है कि 12th में हो? 12th में ही। 12th में। अच्छा, पहली बार ही पढ़ रहे हो क्या वेक्टर? आप लोग वेक्टर पहली बार पढ़ रहे हो क्या? हाँ सर। अरे मैं भूल गया था यार। मैं भी ओके, ऊपर सब समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? आया था। कोई भी डाउट मत छोड़े, क्लास के अंदर डाउट पूछे बच्चों। मैं कभी डाउट पूछने का बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो है मैं खुद बहुत ही घिस घिस के सीखा हूं। 100 बार टीचर डाउट पूछ के मुझे समझ में आया है। तो मेरे टीचर मुझे डाउट बताते थे, सब टीचर। इसलिए चूंकि मुझे डाउट बताए गए हैं, इसलिए मैं भी सब बच्चों को डाउट बताता हूँ। चलो अच्छा ओके, 12वीं में भूल गया था अभी तो। देखो ठीक है, x + 2y = 3 ये लाइन की इक्वेशन है 2D में। जब भी आप इसको लाइन बोले तो 2D भी जोड़ दें, क्योंकि अब आप 3D में आ चुके हैं, है ना। तो लाइन की इक्वेशन है। अब मैं थोड़ा सा और जानकारी आप लोगों से चाहूंगा। लाइन वाइन तो पढ़ी हुई है, अब मुझे जरा बताइए, ये एक्स एक्सिस अभी 2D पर आ जाइए थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए 2D पर। ये x + 2y = 3 लाइन की इक्वेशन है। इसमें x और y क्या है? एक्स एक्सिस पे पढ़ने वाले पॉइंट और वाई एक्सिस पे। 1.5। मैं बताता हूं, इसको अपन यूं कह सकते हैं कि ये जो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
इस पर करोड़ों करोड़ों पॉइंट से बोलो हाँ। हाँ सर। यस यार हाँ वहां Yes. बोलोगे ना मजा आएगा, यस सर यस सर है ना। जीवन में Yes, sir. ब्यूटीफुलनेस का बड़ा महत्व है, और ब्यूटीफुलनेस के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाँ बोलना। इस बस मेरे बच्चे बस इच्छाधारी, तुम इधर ध्यान दो। करोड़ों पॉइंट है, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। जिस जिस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो इस इक्वेशन के ऊपर लाई करता है। बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. सही है ना, यही तो पढ़ाया गया है। जिस जिस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इस लाइन को, इस इक्वेशन को x प्लस 2y इक्वल टू 3 को सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा। बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। यस सर बहुत सही बहुत सही। भाई आप लोगों से कोई नहीं जीत सकता है। अब सुनेंगे सब बच्चे ध्यान से। अब आ जाइए 2 पॉइंट फॉर्म। अब सोचो वेक्टर में लिखना है तो वेक्टर में तो पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट का। वेक्टर में पॉइंट का क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। बोलो हाँ। हाँ सर। अगर इस लाइन पर कोई जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर ले लिया जाए, जैसे 2D में x, y जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, वैसे 3D में वेक्टर में किसी भी जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, पॉइंट होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर होगा। 2D में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और वेक्टर में पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। तो ये मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया आर वेक्टर में। अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसा समीकरण जो उस ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला हर पॉइंट सेटिस्फाई करे, यानी एक ऐसा रिलेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय एवरी पॉइंट विच लाइज ऑन दैट ज्योमेट्री। तो हमको कुछ ऐसा लिखना है जो इस पर लाई करने वाला, इस लाइन पर लाई करने वाला हर पॉइंट सेटिस्फाई करे। अब आर एक जनरल पॉइंट है, आर एक जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। अगर आर ए और बी कोलिनियर हैं, अगर कोई भी जनरल पॉइंट आर ए और बी के साथ कोलिनियर है तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर विल बी पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बोलो हाँ। हाँ सर। Yes, sir. बोल दो मेरे बच्चे, बोल दो आज Yes, चुप sir. मत रहो। अब चुप्पी नुकसानदेह हो जाएगी। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर माइनस ए। यही कहलाती है, ये कहलाती है पैरामेट्रिक, ये कहलाती है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन वेयर लैम्डा इज पैरामीटर। लैम्डा पैरामीटर है। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको आर वेक्टर की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको आर वेक्टर की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, और जो ये आर वेक्टर की अलग अलग वैल्यू होगी ये इस लाइन पर लाई करने वाले अलग अलग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर होंगे। अंग्रेजी में बोल देता हूं, बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंट वैल्यूज of the general position vector r vector, and these different values of r vector represent the position vector of different points on this line। क्या ये समझ में आया? बोलो हाँ। यस सर बोल दीजिए, आज बोल दीजिए, चुप मत रहिए। यस सर हाँ जीवन सर। में कभी बोलना भी पड़ता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसके अंदर Yes, लाइन पर sir. अरे बाल बच्चे गलत जगह यस बोल रहे हो, जब मौका पड़े तब बोलना। पॉइंट स्लोप फॉर्म ध्यान देंगे सब बच्चे। लाइन पर एक पॉइंट पता है। अब 3D में स्लोप जैसा कुछ नहीं होता। स्लोप शब्द केवल 2D के लिए होता है। जैसे आप स्पेस में निकल जाएं तो अप और डाउन नहीं बता सकते, कहां अप है कहां डाउन है ना। वैसे ही स्लोप जैसा कुछ नहीं होता। वंस यू गेट आउट ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, आप आईटी में जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेंगे तो आप जो है रॉकेटरी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ते, रॉकेट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सिखाया जाएगा
कि अब आप अर्थ के बाहर निकल जाते हैं। अब तो सब घूम रहा है, अर्थ भी घूम रही है, दूर जा रही है, अर्थ के चारों तरफ चांद भी स्पाइरल मार रहा है, सब घूम रहा है। तो कैसे आप वेक्टर डिफाइन करेंगे, कैसे आप रिलेटिव टू अर्थ बातें करेंगे? यहाँ तो अर्थ ही चेंज है, कुछ स्टैटिक नहीं है। ध्यान दीजिए, स्लोप, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। स्लोप एक शब्द, तुम्हें कौन सा धरती के बाहर जाना है? जो बच्चे विशेष प्रतिभावान हैं, जुपिटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो जाएंगे उनके लिए है ये। स्लोप शब्द केवल 2D के लिए है। यहां पर स्लोप का मतलब होता है 3D में पैरेलल वेक्टर। इन 3D में अगर मैं बोलूं लाइन की स्लोप गिवन है, तो इसका मतलब है लाइन के पैरेलल वेक्टर गिवन है। इन 3D इट मींस पैरेलल वेक्टर, यानी लाइन पर एक पॉइंट गिवन है और लाइन के पैरेलल वेक्टर गिवन है कि भैया एक ऐसी लाइन निकालिए जो इसके पैरेलल हो, ऐसे। स्लोप कभी भी बोला जाएगा, स्लोप एक 2D शब्द है, केवल द्विआयामी शब्द है। वो द्विआयाम में ही प्रयोग किया जा सकता है, त्रिआयाम में सदिश मतलब वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब इस लाइन पर अगर कोई जनरल पॉइंट आर वेक्टर आप मान लेते हैं, तो अगर आर वेक्टर इस लाइन पर है जो कि ए से पास होती है और बी के पैरेलल है, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर बोल दीजिए। हाँ सर। यस बोल नहीं रहे हैं आज, क्या बात है? यस सर। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये भी हो गई पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको अलग अलग आर वेक्टर की वैल्यू मिलेगी, और ये जो अलग अलग आर वेक्टर की वैल्यू है, ये इस लाइन पर लाई करने वाले अलग अलग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। बोल दीजिए हाँ। यस सर। अभी घूरेंगे। जीवन में बहुत काम निगाहों से बन जाते हैं। एक बहुत बड़े शायर ने बोला है, यस सर। रुको मैं याद कर रहा हूं क्या बोला उसने। तो ये गणित वेक्टर चल रहा है ना, जब गणित पढ़ाते हैं तो याद नहीं आता कुछ। एक बहुत बड़े शायर ने बोला है, ये वक्त नहीं है शब्द, मतलब एग्जैक्ट लाइन मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने कुछ ऐसा बोला था कि ये वक्त नहीं है बातों का। वो शायर कौन था सर? पता नहीं, नहीं उसके एक्चुअली आप ही हैं सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे को एग्जैक्ट लाइंस उसकी याद नहीं आ रही है। उसमें यूं था कि भाई ये वक्त ऐसा कुछ था, ये वक्त नहीं है शब्दों का, जुबा को खामोश रहने दो। सर ट्रक के पीछे पड़ेंगे। अभी मुझे याद आ गया, ये वक्त नहीं है शब्दों का, जुबा को खामोश रहने दो, निगाहों से देखने दो, निगाहों से बात होने दो। बड़े बड़े हो। सर ट्रक के पीछे लिखा हुआ। हाँ, ट्रक के पीछे भी लिखा रहता है। बेटा तू पढ़ ले, वरना उसी ट्रक के पीछे दौड़ना पड़ेगा। अब तुम इधर ध्यान दो पहले। अब ये हमने दो लाइंस की इक्वेशन निकाल ली है। अब इन लाइंस की इक्वेशन का हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब सब बच्चे ध्यान देंगे इंटरप्रिटेशन पर। हाँ, अब देखें ध्यान से। देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की जनरल इक्वेशन कैसी होती है? लाइन की जनरल इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल टू पॉइंट ऑन लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर पैरेलल टू लाइन। यही होती है। देखो ध्यान देखो, यहां पर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, वेक्टर है लाइन के पैरेलल, और उस पर दो पॉइंट गिवन हो, तो आप इसी लाइन की इक्वेशन चार तरीके से लिख सकते हो। कोई भी पॉइंट ले लो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या ए वेक्टर। हाँ, अरे एक तो जो है हथवा बहुत तेज चल रहा है। ए वेक्टर, यहाँ बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स,
ध्यान देना है कि ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, आर वेक्टर इक्वल टू पॉइंट ऑन लाइन प्लस वेक्टर पैरेलल टू लाइन। अब जब आप वेक्टर पैरेलल टू लाइन की बात कहते हैं मेरे बच्चे, तो ये वेक्टर भी लाइन के पैरेलल है और ये वेक्टर भी लाइन के पैरेलल है, दोनों ही लाइन के पैरेलल है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी लाइन के पैरेलल है और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी लाइन के पैरेलल है, दोनों के दोनों लाइन के पैरेलल है। बोल दीजिए हाँ। यस सर। हाँ, दोनों के दोनों लाइन के पैरेलल है। तो आप यहां पर देखें कि जनरल लाइन की इक्वेशन जो होती है वो होती है आर वेक्टर इक्वल टू पॉइंट ऑन लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर पैरेलल टू लाइन। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको आर वेक्टर की अलग अलग वैल्यू मिलेगी और ये अलग अलग वैल्यू दर्शाएगी, बताएगी, जताएगी, दिखाएगी अलग अलग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ऑन दैट लाइन। क्या इक्वेशन ऑफ लाइन समझ में आया? बोल दीजिए हाँ। यस सर। यस सर। छाप लीजिए मेरे बच्चे। सर टाइम हो गया, पीडीएफ सेंड कर दीजिए। क्या मेरे बच्चे? टाइम हो गया सर, पीडीएफ सेंड कर दीजिए। अच्छा हाँ, टाइम ही हो गया है। चलो अच्छा, इसका पीडीएफ भेज दूं? बोल दीजिए हाँ। यस यस सर। सर। नेक्स्ट टर्न भी मैं प्योर थ्योरी लूंगा वेक्टर की। नेक्स्ट टर्न का भी अपना कल नहीं, परसों। बोलो हाँ। यस सर। नेक्स्ट टर्न में प्योर थ्योरी लूंगा वेक्टर की। अभी इसके बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरी वो करवाना जरूरी होता है। तो नेक्स्ट टर्न प्योर थ्योरी का लेक्चर होगा। नेक्स्ट टर्न अगर आपने मिस कर दिया, वैसे तो आप लोग बहुत सिंसियर है, मिस नहीं करते हैं, बल्कि मैं ही क्लासें मिस कर देता हूँ कभी कभी। तो वो जो है उसका वेक्टर, उसको अगर नेक्स्ट टर्न आपने मिस कर दिया तो आपको आगे कोई लेक्चर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको कुछ और समझ में नहीं आएगा। सर फ्राइडे को 3 to 4:30 होगा क्लास। अब मैं वापस से बता देता हूँ, फ्राइडे की जो क्लास 6:30 से 8 लगी है वो 3 से 4:30 होगी। इनफैक्ट 3 से 4:45 होगी। क्लियर है सब बच्चों को? 4:45 नहीं, 3 से 5 लूंगा मैं तो। चलिए। 3 से 5 क्यों, कोई दिक्कत है? 4:45 से क्लास है ना नेक्स्ट। आरजेबी सर की ना? यस सर। हाँ, वो भी बीच का मेरा Yes, गैप खा गए हैं। अब मैं अगली बार उनका गैप खाने वाला हूँ। गैप उनका 5 मिनट भी खाऊंगा। फिर तो वो हम लोग तैयार का रहें, आधा 3 घंटा से एक्स्ट्रा 5 ले लेंगे सर। फिर वो हम लोग का आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लेंगे। नहीं ले पाएंगे बच्चे। हम पहले ही उनका इधर से 15 मिनट खा चुके होंगे और उनके बाद में फिर जो है उनकी क्लास होगी। तैयार हो नहीं जाए। रही तो सर 3 से 5 ना, है उनकी क्लास है। मैंने चेक करा टाइम टेबल, तब हम इस जादू टोने पर पहुंचे हैं। ऐसे ही टोना टोटका नहीं कर रहे हैं। उनकी क्लास है, वो आपको तंग नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सर। बस मेरे बच्चे, बस आंसू पोंछ लो, रुमाल निकालो। रुमाल नहीं है सर। रुमाल नहीं, तवलिया ले लो। सर फिर से एक बार टाइम बता दीजिएगा। रुमाल से आंसू पोंछते। रुमाल से आंसू पोंछते हैं? सर टाइम हम बता तो अब दीजिए एक बार फिर से। शादीशुदा आदमी रुमाल से आंसू ही पहुंचता है। टाइम बेटा 3 से 4:30। क्लियर है बच्चों को? बोल दीजिए हाँ। हाँ फ्राइडे को ना? 4:45 हाँ, फ्राइडे को 3 से 4:30 फ्राइडे को। चलिए। 4:45